छायावादी काव्य जो है उसमें किन किन विषयों को ध्यान में रखा गया और मुख्य विशेषताएं क्या है। सबसे पहली चीज जो कल की क्लास में भी हमने डिस्कस की थी कि छायावादी काव्य पर व्यक्तिवादिता का आक्षेप है। टैग लगा दिया गया है, ये काव्य जो है व्यक्तिवादी है। व्यक्तिवादी होने का मतलब आपको समझाया था कि इसमें मैं शैली में बात की गई। एक व्यक्ति विशेष यानी कि कवि विशेष के दुख को, उसकी वेदना को, उसके कष्टों को, उसके अनुभवों को जो है छायावादी काव्य प्रमुखता से स्थान देता है। व्यक्तिवादिता है, लेकिन वो व्यक्तिवादिता एक अलग तरीके से आती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ जो है स्व तक सीमित है, नहीं, सॉरी, अपने तक ही सीमित है, सिर्फ अहम के बारे में बात करती है। वह अहम से सभी तक की, सभी के दुखों की, सभी की वेदना की, समाज के कल्याण की, देश की भावनाओं की, इन सब की समाविष्टि अपने में कर लेता। जैसे बूंद में समुद्र वाली बात होती ना, ठीक वैसे ही बात बूंद के बारे में की जाती है, लेकिन समुद्र बनता किससे? बूंद बूंद से। ठीक वही स्थिति है छायावादी काव्य में। इस वजह से इसको कई नाम दिए गए हैं। व्यक्तिवादिता या व्यक्तिवादिता के लेखन की जो शैली है उसको कई लोग आत्माभिव्यक्ति शैली कहते हैं, क्योंकि कवि अपनी अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं यहाँ पर, अपने दुखों का, अपने पीड़ाओं का, अपनी वेदनाओं का जो है वर्णन कर रहे हैं। कई लोग इसको अभिव्यक्ति की उत्तम पुरुष शैली कहते हैं, क्योंकि मैं का प्रयोग होता है। उत्तम पुरुष यानी कि मैं, जब स्वयं के बारे में बात की जाती है तो वो उत्तम पुरुष शैली होती है। कई लोग इसी वजह से मैं का प्रयोग होने के कारण, आगे मैं चल करके उदाहरण भी बताऊंगा कि किस तरीके से छायावादी कविता में मैं हावी था, व्यक्तिवादिता किस तरीके से मैं हावी थी, तो उस वजह से कई लोग इसको मैं शैली भी कहते हैं। तीन नाम हैं इसके प्रमुख रूप से देखा जाए तो। व्यक्तिवादिता को जो है इन शैलियों में आप अभिव्यक्त कर सकते हैं: आत्माभिव्यक्ति शैली, अभिव्यक्ति की उत्तम पुरुष शैली और मैं की शैली। और ये जो लेखन की शैलियां हैं वो छायावादी कवियों में स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है, चाहे वो प्रसाद है, चाहे वो पंत है, चाहे निराला है या वर्मा है। इस कारण से जन्मी ये। जब हम छायावाद की भूमिका के बारे में बात कर रहे थे तब आपको बताया था कि इस समय तक अंग्रेज जो थे उन्होंने अपनी साम्राज्यवादी नीतियों का जाल बिछा दिया था हमारे देश में। हमारे यहाँ के संसाधनों अधिकतम, मैक्सिमम लेवल पर उसका दोहन करना चाहते थे। चाहे वो प्रकृति है, चाहे वो मानवीय संसाधन है, चाहे वो हमारे जो है आर्थिक पक्ष के संसाधन है, हर तरह से, चाहे वो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, हर तरफ से वो अधिकतम दोहन करना चाहते थे। और इसके लिए उन्होंने रेल लाइनों का बिछाना, डाक तार व्यवस्था का ठीक करना, ना पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त करना, सब किया अपने हित में था। क्योंकि औद्योगिक माहौल ऐसा बन गया था, और उस औद्योगिक माहौल के लिए अंग्रेजों को इन सारी चीजों की जरूरतें थी, करना मजबूरी में पड़ रहा था। लेकिन इसका जो है उपयोग भारतीयों ने भी किया, हमने भी किया। हमने अपने पक्ष में किया और अंग्रेजों ने उसे अपने पक्ष में, अपने हित में जो है इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश की। ये जो व्यक्तिवादिता है या फिर ये जो है अपने बारे में ही सोचने वाली बात जो है, स्व तक सीमित रहना, ये बात जो है वो इस औद्योगिकीकरण की ही देन थी। या कह सकते हैं कि साम्राज्यवादी सोच जो थी अंग्रेजों की, उसी की देन थी। समाज में एक एक द्वंद्वात्मक माहौल बन गया था। हर व्यक्ति अपने आप को दूसरे व्यक्ति का प्रतिद्वंदी समझने लगा था। अभी तक हमारे यहाँ पर इस तरीके की भावना नहीं थी, हमारी संस्कृति में नहीं थी, हमारे देश में नहीं थी, हमारे लोगों में नहीं थी, हमारे लोगों की मंशा में नहीं थी। लेकिन अंग्रेजों ने
हमें ही एक दूसरे का प्रतिस्पर्धी बना दिया। हम आपस में ही लड़ रहे थे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, काम के नाम पे, रोजगार के नाम पे, हर स्तर पर। ये जो प्रतिद्वंदात्मक व्यवस्था थी जिसने हमें आपस में लड़ा दिया, इस व्यवस्था ने धीरे धीरे करके इस व्यक्तिवादिता को जन्म दिया। अच्छी चीजों पर सिर्फ मेरा अधिकार हो, धन पर मेरा अधिकार हो, समाज के लोग सिर्फ मेरी बात माने। ये सब जो चीजें थी, जो अंग्रेजों की देन थी, जो पाश्चात्य सभ्यता की देन थी। अभी तक हम लोग क्या सोचते थे, या फिर हमारी क्या मंशा थी भारतीयों की, या भारतीय संस्कृति की क्या मंशा थी, कि हम मैं तक सीमित नहीं थे। वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले लोग थे, समस्त जगत के कल्याण की बात करने वाले लोग थे, चर अचर सभी के अच्छे के लिए बात करने वाले लोग थे। लेकिन इस औद्योगिकीकरण ने, पूंजीवाद ने, साम्राज्यवाद ने इस अहम को जन्म दिया, व्यक्तिवाद को जन्म दिया। और इस व्यक्तिवाद के परिणाम स्वरूप व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचने लगा। यहां तक कि कई बार ऐसी स्थितियां भी आई है, बनी है, या कुछ ऐसी कहानियां भी हमें जो है रियल लाइफ में देखने को मिली है, जब व्यक्ति इतना संकुचित हो गई उसकी सोच, उसका अहम इतना उस पर हावी हो गया कि वो अपने अच्छे के लिए अपने परिवार तक को नहीं बख्श रहा है। ये व्यक्तिवाद का चरम है, और ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। आज भी ये जो है व्यक्तिवाद, ये और ज्यादा नए रूपों में, नए वेरिएंट्स में देखने को मिलता है। व्यक्ति अपने लिए क्या से क्या कर जाता है, ये व्यक्तिवादिता है। तो व्यक्तिवाद के जन्म के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था? उस समय की औद्योगिक, सामाजिक और राजनीतिक संरचनाएं जो अंग्रेजों ने हमारे देश में विकसित की। और जब इस व्यक्तिवाद की नींव पड़ी साम्राज्यवाद के कारण या फिर औद्योगिकरण के कारण, तो जनरल सी बात थी, लोगों को इतना व्यक्तिवादी होने के पीछे सबसे बड़ा जो कह सकते हैं कि रीजन दिखता था, वो रीजन क्या था? लग्जरियस लाइफ, चमक दमक से भरी हुई, ऐशो आराम से भरी हुई जिंदगी। आपको पता है, जो राजा 1857 की क्रांति से पहले ये सोचता था कि जन या फिर प्रजा मेरी संरक्षण में है, मुझे अपना सिर काट के भी देना पड़े तब भी मुझे अपनी प्रजा की रक्षा करनी। लेकिन आधुनिकता का जैसे ही जीवन में समावेश होता है, वही राजा या उसी वंश के, उसी प्रवृत्ति के राजा इतने आत्माभिमुख हो गए कि उन्हें जन की कोई परवाह नहीं। वो अपना प्रीवी पर्स ले रहे थे, वो अपना अंग्रेजों से गिफ्ट वगैरह ले रहे थे, और अंग्रेजों के कहे अनुसार काम कर रहे थे। ये हमारे ही लोग थे, ऐसा नहीं कि उनके लोग थे, हमारे ही लोग थे जिनको अंग्रेजों ने या फिर पाश्चात्य सभ्यता के इन, कह सकते हैं कि इन तामझामों ने इतना व्यक्तिवादी बना दिया कि जो अभी तक जन के बारे में सोच रहा था, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। आधुनिकता का समावेश हुआ। हमें जिंदगी कैसी चाहिए? आधुनिकता से भरी हुई, ऐशो आराम से भरी हुई, पूरा लाइफ पूरी जो है एकदम लग्जरियस होनी चाहिए। जैसा अंग्रेज लोग अपनी जिंदगी बिताते हैं, वैसे ही हमारी जिंदगी होनी चाहिए। आधुनिकता ने जैसे ही जीवन में स्थान बनाया, ये आधुनिकता का विकृत रूप है, आधुनिकता का सही रूप नहीं है, ये आधुनिकता का विकृत रूप था। इस विकृत रूप ने हमारे समाज को, हमारे लोगों को बिगाड़ा, उन्हें पतन की तरफ उन्मुख किया। और ये पतन जो है, इसे छायावादी रचनाकार पीड़ा के रूप में देखते हैं, और उसकी अभिव्यक्ति भी पीड़ा या वेदना के रूप में करते हैं, जो वेदना से संवेदना तक का सफर करती है। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो सरल रूप में अगर देखा जाए, जो अभी तक मैंने डिस्कस किया है, वो ये है।
पूंजीवाद आया इस कारण से, साम्राज्यवाद की वजह से। पैसा ही सब कुछ माना जाने लगा, पैसा ही सबसे बड़ी शक्ति बन गया। अभी तक हमारे लिए शक्ति क्या था? हमारे संस्कार थे। अभी तक हमारे लिए हमारे लिए शक्ति सबसे बड़ी क्या चीज थी? हमारा व्यवहार, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, ये हमारे लिए पूंजी थी। लेकिन अब रुपया, पैसा, माल, असबाब, ये सबसे बड़ी पूंजी बन गई। और इस पूंजीवाद के कारण समूचा विश्व उस समय औद्योगिक क्रांति के उस दौर से गुजर रहा था। फैक्ट्रियां बनाई जा रही थी, मिलें लगाई जा रही थी। लोग जो अभी तक अपना खुद का कामकाज कर रहे थे अपने हाथ से ही, लेन देन का तरीका वस्तु विनिमय था, या ये कहें कि बहुत संक्षेप में था, सरल था, सुसंस्कृत था। अब वो तरीके बदल गए हैं औद्योगिक क्रांति की वजह से। और इस औद्योगिक क्रांति की वजह से एक नए वर्ग का जन्म हुआ। अभी तक जो वर्ग था ना, वो समाज जो था वो दो वर्गों में बटा हुआ था। एक राज करने वाले लोग और दूसरे अधीन प्रजा। प्रजा को अधीन नहीं कहेंगे, स्वतंत्र थी वो, अपना कामकाज अपने तरीके से कर रहे थे वो लोग। भले ही वो वैज्ञानिक स्तर पर उतने प्रगतिशील ना हो, लेकिन उनका अपना काम करने का तरीका था, सुखी थे लोग। लेकिन इस औद्योगिक क्रांति की वजह से एक और वर्ग का जन्म हुआ जो बिचौलिया कहलाया। बाद में उसे मध्यम वर्ग का दर्जा दिया गया, जो न राज करता है न अधीन है, जो बीच में है। अगर फाइनेंशियल कंडीशन से भी देखें तो न गरीब है न बहुत ज्यादा अमीर है, जो बीच का वर्ग है, मध्यम वर्ग, इसका जन्म हुआ। और ये मध्यम वर्ग जब से जन्मा है तब से आज तक और आने वाले समय में भी परिस्थितियों की मार सहन करता आ रहा है। रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन क्या है? कि व्यक्तिवादी सोच। मेरा घर बार अच्छा रहे, मेरा घर बार धन धान्य से भरपूर रहे, परिपूर्ण रहे। उसकी ये सोच ही जो है उसको समस्याओं में डालती है, संकटों में डालती है। छायावादी कविता में जो मैं शैली में प्रस्तुत किया गया अहम भाव है, वो वास्तव में कवि का अकेले का अहम भाव नहीं है, बल्कि वो प्रत्येक व्यक्ति का है। देखा जाए तो व्यक्ति से दुख जो है उसका सामान्यकरण किया गया, और वो सामान्यकरण कवि ने अपनी तरीके से, अपनी शैली में, उत्तम पुरुष शैली में प्रस्तुत किया। का अर्थ क्या हो गया? उनका अहम जो है वो सभी में निहित है, समाज के प्रत्येक आदमी में निहित हो, हर उस आदमी में निहित हो गया जो दुखी है। इसका उदाहरण भी आपको आगे चल करके कविता की पंक्तियों के माध्यम से बताऊंगा। छायावादी काव्य के व्यक्तिवाद का जो अहम भाव है, मैं है, वो मैं वास्तव में मैं नहीं है बल्कि हम है। लेकिन हम कैसा है? व्यक्तिशः है। डायरेक्ट हम नहीं कहता वो, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, नहीं, मैं वैसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। और ये मैं प्रत्येक व्यक्ति बन जाता है, एक अकेला कवि नहीं है। इसलिए अहम को स्व में निहित माना है छायावादी काव्य में। इट क्लियर? Yes, sir. और ये जब ये अहम स्व में निहित हो जाता है, स्व में घुल जाता है, जैसे एक बूंद का अस्तित्व है, लेकिन जैसे ही वो बूंद सागर में पड़ी, वो उस बूंद का अस्तित्व खत्म, वो क्या बन जाती है? सागर बन जाती है। जैसे एक व्यक्ति जब तक वो समाज से कटा हुआ है तब तक वो एक है, एक इकाई है, लेकिन जैसे ही समाज में मिला वो समाज का हिस्सा बन जाता है। यही स्थिति छायावादी काव्य की है, छायावादी काव्य के व्यक्तिवाद की है। लिखने वाला एक है, दर्द को समझने वाला एक है, उसे अपने तरीके से वो इस्तेमाल करके प्रस्तुत कर रहा है, अपने तरीके से अनुभव अनुभूतियों से उसको प्रस्तुत कर रहा है। ये उसकी मैं शैली है, लेकिन उसका मैं हर व्यक्ति बन जाता है समाज का। इसलिए वो क्या है? उनके दुख जो है ना, वो विशिष्ट व्यक्तिक दुख है।
विशिष्ट व्यक्तिगत दुख होने का मतलब है वो प्रत्येक व्यक्ति की पीड़ा है। अगर ये होता कि वो सिर्फ अपना ही दुख गा रहे होते, उसमें स्व वाली भावना नहीं होती, उसमें समाज के लोगों का या फिर आसपास के लोगों का दुख दर्द नहीं झलकता, दिखाई देता, तो वो कविता कभी भी इतनी व्यापक नहीं बनती कि वो एक आंदोलन बन जाता। कभी नहीं हुआ ऐसा। आप अपनी डायरी लिख के देख लीजिए, आप सिर्फ अपना गुणगान करके देख लीजिए, वो कभी भी लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, कुछ लोगों को कुछ समय के लिए अच्छा लग सकता, लेकिन वो कालजयी नहीं बन सकता, वो एक साहित्यिक रचना नहीं बन सकती। लेकिन जैसे ही उसमें सबकी अच्छे की, भलाई की, सबकी संयुक्त ऊर्जा का उसमें आभास होगा, तब वो व्यापक बनेगा, तभी उसमें व्यापकता आएगी, तभी वो कालजयी रचना बन सकती। इसलिए हम अगर व्यक्तिवादिता का आक्षेप लगाते हैं उस पर, छायावादी काव्य पर, वो आक्षेप कहा जा सकता है, एक्सेप्टेबल है, लेकिन वहां व्यक्तिवाद अलग तरीके का है। वो कभी अपना दुख बता रहा है, अपनी वेदना बता रहा है, अपने जो है कष्ट उसका गान कर रहा है, लेकिन अपने कष्टों को वो इस तरीके से प्रस्तुत करता है, अपने दुखों को, वेदना को इस तरीके से प्रस्तुत करता है कि वो समाज के प्रत्येक व्यक्ति का दुख, पीड़ा और कष्ट नजर आता है। इसीलिए उसमें इतनी व्यापकता है। जैसे अब देखिए यहां पर मैं शैली क्या है, ये व्यक्तिवाद की शैली क्या है, उत्तम पुरुष शैली क्या है। निराला लिखते हैं, मैंने मैं शैली अपनाई, देखा एक दुखी निज भाई। जब मैं अपने सिर्फ अपनी बात करने जा रहा हूं मैं, या मैं सिर्फ अपने दुखों को प्रस्तुत करने जा रहा हूं, तो मैं देखता हूं कि उसमें एक और दुखी है जो मेरे जैसा ही है। दुख की छाया पड़ी हृदय पर, झट वेदना उमड़ आई। उसके दुख का जब मुझे आभास हुआ ना, अब क्या हो गया, अभी तक तो ये क्या थी, वेदना थी, वह पीड़ा थी, खुद की पीड़ा थी अभी तक। लेकिन जैसे ही ये बात आई कि जब उसके दुख की छाया मेरे हृदय पर पड़ी, झट से वेदना जो उमड़ी, ये वेदना वास्तव में वेदना नहीं बल्कि क्या है, संवेदना है। इस कवि ने उस दूसरे व्यक्ति के दर्द को क्या किया है, समझा है। और जब आप किसी दूसरे के दर्द को समझते हैं, दूसरे का मतलब यहां पर पूरा समाज आ जाता है, प्रत्येक व्यक्ति आ जाता है समाज का। जब प्रत्येक व्यक्ति के दुख को हम समझने लगते हैं तो वो संवेदना है। जब हम सिर्फ अपने ही दुख के बारे में बात कर रहे हैं तो वो वेदना है। क्योंकि कवि लिखते हुए क्या लिख रहा है, मैं शैली में लिख रहा है, मैंने मैं शैली अपनाई। वो दुख तो अपना लिख रहा है, लेकिन उसे परछाई दिखाई देती है हर व्यक्ति की जो समाज में उसके जैसा दुखी है। इसलिए वेदना से संवेदना तक के सफर की कहानी है। ये वाली पंक्तियां जरूर याद रखना, ये पूछी जाती है बहुत बार, बहुत सारे एग्जाम में। एक और जगह लिखते हैं, यहाँ पे सारे उदाहरण दे रहा हूं कि व्यक्तिवाद क्या है और उत्तम पुरुष शैली क्या है, मैं शैली क्या है, कवि की आत्मा अभिव्यक्ति शैली क्या है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। निराला लिखते हैं, जीवन भर दुख ही दुख को सहन किए, और बस ये इतनी सी बात, दुख ही जीवन की कथा रही, उस समय में मौजूद प्रत्येक भारतीय के जीवन की कहानी है ये। दुख ही दुख था उसके जीवन में, एक जीवन से नहीं बल्कि कई पीढ़ियों से। ये अंग्रेज कोई 2-10 साल नहीं रहे, सैकड़ों सालों तक उन्होंने जो है ये शोषण उसी तरीके से किया है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। तो कभी नहीं कही उस दुख की कहानी को, आज क्या कहूं। सब लोग जानते हैं, सब लोग समझते हैं, जीवन भर जो है दुख ही दुख तो सहन किए। निराला अपने बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये बात खुद तक सीमित नहीं रहती, बल्कि
समाज के प्रत्येक व्यक्ति की कहानी बन जाती है। निराला के जीवन को देखेंगे तो ये बात बिल्कुल सटीक लगती है और हमें यही प्रतीत होता है कि निराला सिर्फ अपने बारे में बात कर रहे हैं। बचपन से ही उनके वो अनाथ हो गए थे, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था नहीं हुई, खाने पीने को मोहताज थे वो, कभी समय से उन्हें भोजन तक नहीं मिला। फिर भटकते भटकाते किसी तरह शादी हुई तो कुछ समय बाद पत्नी की मृत्यु हो गई, बेटे की मृत्यु हो गई, फिर जो उसके भाई बंधु थे उनकी मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद जो एक बच्ची उनकी बची हुई थी, जो ननिहाल में रहती थी, उसकी भी मृत्यु हो गई। अब बताओ, इससे दुखी आदमी क्या हो सकता है। तब वो लिखते हैं, वेदना लिखते हैं, लेकिन ये वेदना संवेदना बन जाती है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की कहानी बन जाती है। इन निराला की पंक्तियां हैं ये भी। एक और निराला की जो है पंक्ति संबंध में प्रस्तुत है। रोज स्मृति में ही लिखते हैं वो, धन्य पिता मैं निरर्थक था, कुछ भी न तेरे हित कर सका। यहाँ भी मैं की बात हो रही है, और यहाँ भी मैं की बात हो रही है, यहाँ भी मैं की बात हो रही है। धन्य पिता मैं निरर्थक था। रोज स्मृति को ये कहा गया कि वो एकल शोक गीत है। मतलब एक पिता, निराला नाम का एक पिता है जो अपनी पुत्री सरोज की मृत्यु के बाद उसकी स्मृति में वो एक काव्य रचना करता है, लेकिन उसमें व्यापकता क्यों आती है फिर? क्योंकि वो प्रत्येक जन की दुख की कहानी बन जाती है। इस व्यक्तिवादिता में जो व्यक्ति है वो अपनी हार को स्वीकार भी कर रहा है कि मैं तेरे हित में कुछ भी नहीं कर सका, न तुझे सारे जो सुख के संसाधन उपलब्ध करवाने चाहिए एक पिता के तौर पर, वो मैं नहीं करवा सका। कोशिश यही रही मेरी। इसकी अगली पंक्ति यही है कि मेरी कोशिश यही रही कि मैं तेरे लिए सारे संसाधन सुलभ करवा सकूं, लेकिन मैं असफल रहा, तेरे हित में कुछ भी नहीं कर सका। ये असफलता सिर्फ निराला की असफलता नहीं है, उस समय में प्रत्येक भारतीय की असफलता है। कोई भी अपनी संतान को उस समय वो संसाधन उपलब्ध नहीं करवा पा रहा था जो एक करवाने चाहिए एक पिता की हैसियत से। और ऐसे में वो मैं जो है हम में घुल जाता है, और प्रत्येक हम मैं बन जाता है, प्रत्येक व्यक्ति जो है वो निराला बन जाता है। इसलिए ये कविता जो है सिर्फ निराला का एकांत शोक गीत नहीं है, बल्कि प्रत्येक भारतीय का एकांत शोक गीत बन जाता है, जिसको आत्माभिव्यक्ति शैली कहते हैं। ये व्यक्तिवाद जो है ना, एक व्यक्ति से निकल करके प्रत्येक व्यक्ति में तब्दील हो जाता है। महादेवी वर्मा जो इसी समय की कवयित्री है, छायावाद का आधार स्तंभ रही है। मनीर भरी दुख की बदली, बात किसके बारे में कर रही है वो? मैं के बारे में। अभिव्यक्ति किसकी कर रही है वो? मैं की। लेकिन हर स्त्री के जीवन की कहानी को, उसके वियोग को, उसकी असमसाहट को अपनी इस पंक्ति में ला करके खड़ी कर देती, रख देती, का वर्णन कर देती। मनीर भरी दुख की बदली। यहां भी मैं है, लेकिन वो मैं उसी तरीके से जैसे निराला की यहां। प्रसाद जी इस संबंध में सबसे ज्यादा व्यक्तिनिष्ठ कवि कहे जाते हैं। प्रसाद पे तो आक्षेप था बहुत बड़ा कि वो इंट्रोवर्ट कवि है, सिर्फ अपने तक ही सीमित रहते हैं, अपने बारे में ही कविता करते हैं, अपने दुखों का ही रोना रोते हैं। बाद में ये आक्षेप निराला पर भी लगा, लेकिन प्रसाद पर सबसे ज्यादा रहा है। आपको याद होगा ये जो पंक्ति ली गई है ना, ये आत्मकथ्य से ली गई है। प्रसाद के आत्मकथ्य से। प्रसाद ने अपनी जीवनी के बारे में, अपने जीवन के बारे में कभी कुछ नहीं लिखा था। उस समय में मुंशी प्रेमचंद ने अपनी हंस पत्रिका के लिए जितने भी बड़े बड़े कवि थे उन सबको कहा कि आप अपने जीवन के बारे में कुछ लेख वेख ऐसा कुछ लिख के भेजिए, मैं उसे एक सीरीज के रूप में प्रकाशित करना चाहता हूँ। प्रसाद जी से भी आग्रह किया, क्योंकि मित्र थे प्रेमचंद जी के, खास एक ही शहर के थे। तो प्रसाद जी ने पहले तो ना नुकुर किया, मना कर दिया कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ है ही नहीं जो
लोगों को पढ़ाना चाहिए। फिर उनको ये कहा लोगों ने कि आप तो कविताएं सारी की सारी अपने जीवन के बारे में ही लिखते हैं, इतने तो व्यक्तिनिष्ठ है आप, इतने इंट्रोवर्ट पर्सन है आप, फिर आप अपनी आत्मकथा या फिर अपनी जीवनी के बारे में, अपने जीवन के बारे में कुछ लिखते क्यों नहीं? तब प्रसाद जी ने आत्मकथ्य लिखा, जो शायद आपने 10वीं कक्षा में पढ़ा होगा। और उसमें वो लिखते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ है नहीं, एक ऐसा घड़ा है जो टूटा फूटा है। मुझे डर इस चीज का है, मैं लिख इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि तुम्हें शायद ये लगे कि मेरा जो ये अजीब सा अस्त व्यस्त और बेकार का जीवन है, इस बेकार जीवन के भागीदार तुम खुद को ना समझ लो। इसलिए मैं अपने जीवन के बारे में जो भी है, जर्जर कंथा कहते हैं वो उसको, जर्जर कंथा का मतलब है टूटी फूटी गुदड़ी, बिखरी हुई। इसलिए मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करता, जैसा भी है जो भी है चल रहा है, मेरा अपना है। मिला कहाँ वह सुख जिसका स्वप्न देखकर मैं जाग गया, फिर से मैं। ये आत्माभिव्यक्ति शैली है। कैसा सुख, कैसा स्वप्न। अपने आप को सही मुकाम पर देखने का, अपने आप को उचित रूप में देखने का, अपने आप को स्वतंत्र देखने का, अपने आप को स्वाभिमानी रूप में देखने का स्वप्न, वो सुख प्राप्त करना चाहता है कवि, लेकिन वो सपने की तरह है। और वो सपना आते ही मैं जाग गया कि क्या हो रहा है, अप्रत्याशित हो रहा है सब कुछ। तो वो दुख, वो सुख मुझे सपने में भी नहीं मिला। अब यहां पर ये जो स्वप्न है सुख वाला, ये प्रत्येक भारतीय का स्वप्न है, अकेले प्रसाद का स्वप्न नहीं। जिस सुख की कल्पना वो स्वप्न में कर रहा है, प्रत्येक भारतीय का स्वप्न है। कविता में यही जो है उत्तम पुरुष शैली या मैं की शैली कहलाती है। हर जगह मैंने आपको उदाहरण से समझाया कि यहां मैं क्यों आ रहा है। और इसी प्रवृत्ति ने इन छायावादी कवियों को स्वच्छंदतावाद की तरफ प्रेरित किया, एक रास्ता दिया। उनके लिए एक नींव बन चुकी है स्वच्छंदतावाद की, और इसी वजह से छायावादी कविता को स्वच्छंद कविता कहा गया है। लेकिन वो स्वच्छंदता वैसी स्वच्छंदता नहीं है जैसी कि रीतिकालीन काव्य में दिखाई देती। रीतिकालीन काव्य का स्वच्छंदतावाद जो है वो संकीर्ण है, सीमित है, लघु है, व्यापक नहीं है। छायावादी काव्य का जो स्वच्छंदतावाद है वो व्यापक है, बृहद है, विस्तृत है। वेदना से संवेदना तक के सफर की कहानी। एक और इंपॉर्टेंट बात, रीतिकालीन कवियों के स्वच्छंदतावाद को आप गौर से देखेंगे तो उसमें अधिकांश कवि ऐसे हैं जो पलायनवादी प्रवृत्ति के हैं, भाग जाते हैं, समस्याओं का सामना नहीं कर पाते, मौत का आलिंगन कर लेते। और व्यक्तिवाद में भी यही स्थिति बनती है। जब हार जाता है ना आदमी काम करते करते और उसके उसे कुछ मिलता नहीं है, या जो अभिष्ट उसने प्राप्त करने की सोची है वो अभिष्ट जब उसे नहीं मिलता है, तो फिर वो हार जाता, पलायन चाहता है, भागना चाहता है, वो अपने जीवन को समाप्त करना चाहता है। ऐसे बहुत सारे कवि हमने देखे जिनका स्वर अचानक से बदल जाता है। वे पलायन की प्रवृत्ति को या फिर यहां से भागने की प्रवृत्ति को अपने अंदर उतार लेते हैं। प्रसाद में भी एक दो कविताओं में ऐसा दिखता है। उदाहरण के लिए, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, कवि की पलायनवादी प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। इसी समय के बाद की अगर कविता देखेंगे ना, तो जैसे हालाबाद की कविताएं हैं ना, बच्चन की कविताएं जूझने के लिए प्रेरित करती है कि नहीं, समस्याओं को टिक कर सामना करो, उनके समक्ष खड़े रह करके, छाती चौड़ी करके खड़े हो, तभी सफलता मिल सकती है, तभी उस समस्या का कोई ना कोई तोड़ मिल सकता है। भागने से, पलायन करने से समस्या
समाप्त नहीं हो जाती। छायावादी कभी भी, या छायावाद का जो व्यक्तिवाद है वो भी पलायनवादी नहीं है। पलायनवादी क्यों नहीं है? रीजन क्या है? भागेगा कहां तक, किस उम्मीद में भागेगा? उसे कोई उम्मीद नहीं नजर आती। और उसके पलायनवादी नहीं होने के पीछे एक दर्शन का प्रभाव है, और वो दर्शन है गांधीवादी दर्शन। इसी वजह से वो व्यक्तिवादी होने के साथ साथ समाज से पूरी तरीके से जुड़ा है। वो स्वतंत्रता के बारे में बात करता है, वो सुंदरता के बारे में बात करता है, वो अच्छाइयों के बारे में बात करता है, वो बुराइयों के बारे में बात करता है, वो स्त्री के बारे में बात करता है, वो समाज की नीतियां कुरीतियां सभ्यता आचरण व्यवहार इन सब के बारे में बात करता है। मतलब वो सिर्फ अपने तक सीमित नहीं है, वो समाज से भी पूरी तरीके से जुड़ा है व्यक्तिवादी होने के बावजूद। इसलिए वो पलायनवादी नहीं बना है। अगर वो शुद्ध रूप से व्यक्तिवादी होता तो समाज से कोई नाता नहीं होता, समाज से वो कट जाता, तो फिर वो जरूर पलायनवादी हो सकता था, बीच में हार मानने वाला हो सकता था, डटकर मुकाबला न करने वाला हो सकता था, भीरू हो सकता था। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? गांधीवादी दर्शन। और छायावादी कविता को तो ये कहा जाता है कि वो गांधीवाद की साहित्यिक अभिव्यक्ति है, जो कल की क्लास में मैंने बताया था। बच्चन सिंह को आप पढ़ेंगे ना, बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य इतिहास, तो उसमें आप छायावाद की जगह गांधीवाद पढ़ेंगे। तो गांधीवादी मूल्यों का ही एक तरीके से कहें तो साहित्यिक रूप जो है छायावाद की कविता में दिखाई देता है। और गांधी जी पलायनवादी नहीं थे, उनके मूल्य, उनकी जो सीख है पलायनवाद की नहीं रही है। सहन करो अपने स्तर पर। उनका मानना ये भी था, गांधी जी का ये भी मानना है कि जब व्यक्ति सुधर जाएगा तो समाज अपने आप सुधर जाएगा। जब व्यक्ति व्यक्ति में ये बात स्वतंत्रता की पड़ जाएगी तो अपने आप समाज और देश स्वतंत्रता की चाह रखने लगेगा। एक एक ईंट अगर पक्की हुई तो घर पक्का होगा। और जब सारे लोग अच्छे बन जाएंगे एक एक करके अपने स्तर पर, जैसे अभी जैसे स्वच्छ भारत मिशन चलाया गांधी जी के जयंती के अवसर पर, तो आपने देखा होगा कि इसी बात पे जोर दिया गया था कि हम अपने घर की स्वच्छता के बारे में, हम अपनी स्वच्छता के बारे में अगर ध्यान रखेंगे तो हमारा देश अपने आप स्वच्छ बन जाएगा। और ये फॉर्मूला वास्तव में काम भी करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कहने की बात है, नहीं, ये काम भी करता है। तो ये छायावादी जो व्यक्तिवाद है वो पलायनवाद की तरफ नहीं जाता है, बल्कि डटकर मुकाबला करना और समाज के साथ में जुड़े रह करके मुकाबला करने की बात करता है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है गांधीवाद। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट, कोई समस्या किसी को? नो सर। छायावादी काव्य में नारी चेतना भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, और नारी के सौंदर्य का लौकिक अलौकिक रूप में चित्रण किया है। नारी चेतना के कई पक्ष दिखाई देते हैं, उनमें कुछ इस तरीके की स्थितियां बनती हैं। देखिए, साम्राज्यवाद आ चुका है, और इस साम्राज्यवाद के कारण ही क्या हुआ है, बाजार फले फूले हैं, पूंजीवादी व्यवस्था अपने पैर पसार रही है, मध्यम वर्ग का आगमन हुआ है। इस मध्यम वर्ग की चाह क्या बन गई है? येन केन प्रकरण अपनी जिंदगी को सुविधा युक्त बनाना,
और यही सबसे बड़ी लालच की वजह बनी। इसी ने समाज को विकृत किया है। और इस विकृति में, क्योंकि समाज स्त्री और पुरुष दोनों से मिलकर बनता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुष ही है जो समाज के अच्छे के लिए या बुरे के लिए जिम्मेदार है। जितना पुरुष है उतना ही स्त्री है। पाश्चात्य सभ्यता के लोगों ने, या फिर जिन्होंने ये साम्राज्यवाद और पूंजीवाद को प्रचारित प्रसारित किया है, उन्हीं लोगों ने एक नई चीज, एक नया जो है ना, एक तरीके से कहें कि एक परमाणु बम जैसा कुछ डाल दिया समाज की सोच में। और वो क्या डाला? वो ये कि भारतीय समाज में स्त्री स्वतंत्र नहीं है, वो गुलाम है। हमने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं कि स्त्री गुलाम है, या फिर उसको बांध के रखा गया है, उसको जकड़ के रखा गया है। हमने कभी सोचा ही नहीं। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। और जरूरत क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि वास्तव में वो मूल समस्या थी ही नहीं। हमारे समाज का ढांचा कुछ ऐसा था, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था कि उसमें स्त्री पुरुष में भी हर वर्ग, हर स्तर पर अपने अपने काम और एक जॉब प्रोफाइल फिक्स था। चाहे तो आप इसको ये कहें कि स्त्री, भारतीय समाज में स्त्री स्वतंत्र नहीं थी, या ये कह सकते हैं कि भारतीय समाज में पुरुष भी स्वतंत्र नहीं था। कुछ भी कह लीजिए, वो आपके कहने पर निर्भर करता है। आप क्या अफवाह फैलाना चाहते हैं वो आप पर निर्भर करता है। इसी समय में कुछ लोगों ने नारी चेतना, नारी स्वतंत्रता के बारे में बात करने की एक तरीके से एक कह सकते हैं कि एक कोई विवाद खड़ा किया कि स्त्री भारतीय समाज की स्वतंत्र नहीं है, वो बेड़ियों में बंधी हुई, जकड़ी हुई है, वो अपनी मन मर्जी से कुछ नहीं करती, वो सिर्फ घर की चार दीवारी तक ही सीमित है। और ये बात जो थी, या ये विवाद जो था, वो क्लिक कर गया लोगों के दिमाग में, विशेष करके स्त्रियों के दिमाग में। दूसरी तरफ देखिए, एक कह सकते हैं कि परिस्थितियों को ठीक से समझिए। मध्यम वर्ग निपट बन चुका है। उसकी आकांक्षा क्या है? अधिक से अधिक विलासितापूर्ण जिंदगी जीवन जीना। और इसके लिए वो खुद मर रहा है, इसके लिए वो खुद सब कुछ करने जा रहा है। इसके लिए वो इतना अहम भाव से कुंठित हो गया कि वो अपने बेटे के बारे में, अपनी पत्नी के बारे में, अपने माँ बाप के बारे में भी नहीं सोच रहा है। इन परिस्थितियों का चित्रण न सिर्फ छायावादी कविता में, बल्कि इस समय में समानांतर रूप से चल रहे कथा साहित्य में भी आप देखेंगे तो स्पष्ट रूप से आपको यही चीजें देखने को मिलेगी। प्रेमचंद की कई कहानियों के पात्र जो है वो इस समस्या का शिकार बने हैं। उदाहरण के लिए आप और कुछ मत पढ़िए, आप गोदान पढ़ लीजिए। गोदान मेरे हिसाब से सबने पढ़ा होगा। उसका एक पात्र है जो हौरी का लड़का है, नाम है गोबर। कैसे छटपटाता है वो व्यक्तिवाद का शिकार है, वो अहम का शिकार है। सिर्फ खुद के सुख के बारे में, खुद के अच्छे के बारे में सोचता है। और एक लड़की से शादी करके आता है, वो गर्भवती होती है, और वो लड़का भाग जाता है शहर। कई साल तक लौटता नहीं है। फिर जब उसे लगने लगता है, उसका दिमाग थोड़ा सा मैच्योर होता है, तब वो वापिस आता है। समझ रहे हैं? ये मध्यम वर्ग की या निम्न मध्यम वर्ग की समस्याएं थी। क्यों भाग गया वो लड़का? क्योंकि उसे लगने लगा कि गांव में उसका सुख नहीं है। उसे लगने लगा कि इस स्त्री के साथ रहने में उसका सुख नहीं है, इसलिए वो भाग गया। मजबूर है वो, क्योंकि वो किस वर्ग से है, बाजार ने उसको क्या समझ रखा है, बाजार ने उसको क्या बना रखा है, इसलिए वो भाग जाता है। पलायनवादी है वो। छायावाद का कवि जो है ना, पलायनवाद का समर्थन नहीं करता है, लेकिन वो ये अच्छे तरीके से जानता है। अब नारी के साथ क्या हुआ इस समय विशेष में, क्योंकि हम बात इसी की कर रहे हैं कि छायावादी कवियों ने नारी चेतना के बारे में क्या लिखा है और कैसा लिखा है। तो स्त्री जो है इस मध्यम वर्ग में, पूंजीवादी समाज में
एक इंस्ट्रूमेंट बन रही थी। इस चीज का प्रचार प्रसार किया जा रहा था कि भारतीय समाज में स्त्री की मुक्ति नहीं है, भारतीय समाज में स्त्री को स्वतंत्रता नहीं है, उसे स्वच्छंदता नहीं है, वो कोई भी काम करने की आजादी नहीं है। और इसी वजह से जो पूंजीवादी लोग थे, जो पूंजीवादी व्यवस्था के समर्थक लोग थे, वो ही ये आग धीरे धीरे समाज में सुलगा रहे थे। छायावादी कवियों ने क्या किया, और इस कारण से ये जो आग जल रही थी, ये जो आग सुलग रही थी, इस कारण से भारतीय समाज के अधिकांश परिवार जो है इस आग की लपेट में आए। मर्यादाएं भंग होने लगी। स्त्री स्वतंत्रता के नाम पर समाज में एक विकृत व्यवस्था पैदा होने लगी। इस विकृत व्यवस्था का कोई आधार नहीं था, एक एक अफवाह थी, एक तरीके का एक विवाद था, इस पे बात की जानी चाहिए थी, इसको नापा तोला जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गया। उसे उसे है ना एक एक ट्रेंड के रूप में, एक फैशन के रूप में हमने ग्रहण कर लिया। और इसका ही नतीजा हुआ कि आज भी हमारा समाज जो है ना इस संदर्भ में विकृत है। ये बात करते हैं कि उस समय स्त्री शिक्षा की बात नहीं होती थी, तो पुरुष शिक्षा कौन सी 94% थी। ये बात करते हैं कि उस समय स्त्रियों को पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था, या फिर ये नहीं होता था, या फिर वो नहीं होता था, स्त्रियां कामकाजी नहीं थी, ऑफिस में जॉब वर्क नहीं करती थी, तो पुरुष कौन सा जॉब वर्क करते थे, उनकी कौन सी 9 to 5 नौकरी हुआ करती थी। वो भी तो खेतों में कामकाज करते थे। स्त्रियां अपने हिस्से का काम करती थी, पुरुष अपने हिस्से का काम करते थे। बस उसे पाश्चात्य सभ्यता के बहकावे दिखाकर कि देखो यूरोप में कैसे स्त्रियां रहती है। भाई उनका रहन सहन, उनका समाज का स्ट्रक्चर, उनका जॉब प्रोफाइल बिल्कुल अलग है, उनकी पारिवारिक व्यवस्था बिल्कुल अलग है। हम क्यों उनके पीछे भागे। छायावादी कवियों ने इसको बैलेंस करने की कोशिश की और ये कहा कि साम्राज्यवादी ताकतें महिला की स्वतंत्रता की बात कह करके उसे सिर्फ एक भोग की वस्तु बनाना चाहते हैं, उसे एक एक आइटम ही बनाना चाहते हैं जिसको यूज किया जा सके। और ये चीज अभी भी जारी है, अभी भी कोई रुकी नहीं है। फलाने देश में ऐसा है, फलाने में वैसा है, फलानी संस्कृति में वैसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, वेस्टर्न कल्चर में ये है, वहां ये है, वहां ये है, और हम आपस में ही लड़ रहे हैं, घर परिवार में। ऑनर किलिंग के मामले आप देख रहे हैं कितने और किस तरीके से बढ़ रहे हैं। ये सब उस बहकावे का ही परिणाम है जिसपे हमने सोचा नहीं, जिसपे हमने बात नहीं की। इसे छायावादी कवियों ने बैलेंस करने की कोशिश की कि अगर ये हुआ, इस पूंजीवादी व्यवस्था के चक्र में स्त्री फंस गई, तो वो अपना सब कुछ खत्म कर लेगी, वो अपना सब कुछ स्वाहा कर लेगी। मर्यादाएं, मान सम्मान, संस्कृति, रीतियां, परंपराएं, सब कुछ नष्ट कर लेगी। अंदर के हाथ में बंदूक देने वाली स्थिति हो जाती। इससे बचने के लिए ही छायावादी कवियों ने अपने यहां पर जो है नारी का सौंदर्य चित्रण किया, साथ ही साथ चेतना को जागृत करने का प्रयास किया। उसे ये बताने की कोशिश की गई कि तुम्हें तो कभी बंधनों में बांध ही नहीं सकता कोई। नारी इज इक्वल टू प्रकृति, प्रकृति ही नारी है, नारी ही प्रकृति है। इसलिए पुरुष में भी अर्धनारीश्वर की कल्पना की है। नारी का विधान स्वतंत्र है, वो कभी जो है बेड़ियों में नहीं जकड़ा जा सकता है, क्योंकि क्या प्रकृति को कभी बेड़ियों में जकड़ा जा सकता है? नहीं। आप उसको जितना विकृत करने की कोशिश करेंगे, वो उतना ही विनाश करेगी। यही स्थिति समाज में, मानवों में स्त्री की है। तो जितना जकड़ने की कोशिश करेंगे, वो उतना ही आपको विकृत करती चली जाती है, वो उतना ही आपका विध्वंस करती चली जाती है, सब कुछ तबाह कर देती है।
क्योंकि नारी है क्या वास्तव में, मूल में प्रकृति है। प्रकृति क्या है? नारी है। इस चीज को समझाने की कोशिश की कि अपनी स्वतंत्रता का झंडा ऊंचा करके और तुम इस तरीके से अगर अपनी मान मर्यादाएं भूल करके निकल पड़ोगी तो तुम अपना खुद का घर ही स्वाहा करोगी, किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। ये सिर्फ एक बहकावा है। इसलिए प्रसाद जैसा कवि क्या करता है, वो लिखता है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, पीयूष स्रोत से बहा करो। जगत जननी के रूप में चित्रित किया, महामाया के रूप में चित्रित किया, प्रकृति के रूप में चित्रित किया। पुरुष को उसका अंग तक बता करके चित्रित किया गया। पुरुष का अस्तित्व उस नारी के अस्थि मज्जा से ही हुआ है, ये कहकर चित्रित किया। समाज को उस बहकावे से बचाने की पुरजोर कोशिश की हमने, छायावादी कवियों ने। लेकिन अफसोस कि वो चीजें उतने अच्छे तरीके से लोगों को समझ में नहीं आई। चलिए, छायावादी कवियों का नारी चित्रण सूक्ष्म है, लेकिन सूक्ष्म के होने के साथ देखिए, जिसमें जितनी सूक्ष्मता आएगी ना, वो हमारे दिमाग को उतना ही साफ करता चला जाएगा। कैसे? मान लीजिए एक टॉपिक है, कोई कॉन्सेप्ट है जो आपको सूक्ष्मता से समझ में नहीं आया। जब तक सूक्ष्मता से समझ में नहीं आएगा ना, उसमें बहुत कचरा भरा रहेगा। आपका दिमाग जो है बहुत सारी डाउट्स क्रिएट करेगा। लेकिन जैसे ही वो सूक्ष्म स्तर पर आपको समझ में आएगा, एकदम माइक्रो लेवल पर आपका ऑब्जर्वेशन होगा, तो उसमें से जो भी कचरा है, जो भी डाउट्स है, वो सारे क्लियर होते जाएंगे, लीलताएं उसमें खत्म हो जाएगी। तो छायावादी कवियों का नारी चित्रण सूक्ष्म है और लील है, अश्लील नहीं है। रीतिकालीन कवियों की तरह वो उसको भोग की वस्तु के रूप में चित्रित नहीं किया गया है। नग्नता न के बराबर है। ये कवि स्वच्छंदतावादी जरूर है, लेकिन स्वच्छंदतावादी होने के साथ साथ इन्होंने लीलता का भी ध्यान रखा है। इसी प्रकार की भेदभाव को इन्होंने जो है अपने यहां पर लाने की कोशिश नहीं की है। क्योंकि स्वच्छंदता जब होती है ना, स्वतंत्रता जब होती है, तो किसी तरीके का भेदभाव स्वीकार्य नहीं होता है। जाति के स्तर पर, वर्ण के स्तर पर, सामाजिक रीति रिवाजों के स्तर पर, मान्यताओं के स्तर पर, संस्कारों के स्तर पर, रूढ़ियों के स्तर पर, किसी भी स्तर पर भेदभाव जो है इन कवियों ने कहीं पर भी प्रकट करने की कोशिश नहीं की। क्योंकि स्वच्छंदतावाद में भेदभाव की कोई गुंजाइश होती ही नहीं। सब स्वतंत्र है, सब बराबर। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग। नारी के सौंदर्य का, या कहें कि प्रकृति को नारी मान करके उसके सौंदर्य का चित्रण इतना मोहक किया है, इससे सुंदर तो कुछ हो ही नहीं सकता। नारी के करुणा, दया, ममता, इन सब भावों से युक्त चित्रण जो है वो छायावादी कवि करते हैं। जयशंकर प्रसाद कामायनी के माध्यम से समझाते कि आधार क्या है, अवलंब क्या है सभ्यता का, सृष्टि का। सृष्टि आधारित है किस पर? प्रकृति रूपी नारी पर। वही सब चीजों को संचालित करती है, वही सब चीजों को हैंडल करती है। और इस प्रकृति का प्रतिनिधित्व मानवी के रूप में कौन कर रहा है? एक स्त्री कर रही है। ये प्रसाद स्त्री को श्रद्धा मानते हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो। जैसे भगवान के प्रति हमारी सब श्रद्धा होती है और भगवान को हम सब कुछ मान के चलते हैं, वैसे ही तुम सब कुछ हो समाज के लिए। उपजाने वाली भी तुम हो, खपाने वाली भी तुम हो, संरक्षण करने वाली भी तुम हो, और सब कुछ तुम ही हो। इसलिए तुम्हारा जागृत रहना, तुम्हारा
चेतन स्वरूप में रहना अति आवश्यक है। एक बीच में जब लोक जुम्बिश परियोजना आई थी, तब एक टैग चलता था, कोटेशन चलता था, पढ़ी लिखी है लड़की, रोशनी है घर की। बहुत अट्रैक्टिव थी। प्रसाद की जो ये कमाई नहीं है ना, तो आप कह सकते हैं कि ये उससे प्रभावित थी। लड़की को घर की रोशनी क्यों कहा? क्योंकि वो जिस परिवार से संबंध रखती है, उस परिवार को तो सही रास्ता दिखाएगी ही दिखाएगी, आगे चल करके वो जिस परिवार में जाएगी उस परिवार को भी वो शिक्षित करेगी, सही मार्गदर्शन देगी उसे भी। अभी की पीढ़ी के लिए तो वो एक रोशनी है ही, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो एक रोशनी है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, पीयूष स्रोत सी बहा करो। जैसे अमृत का स्रोत अनवरत बहता हुआ ही अच्छा लगता है, वो सबके जीवन को जो है चेतना से भर देता है, ठीक वैसे ही हो तुम, उस पीयूष स्रोत की तरह हो। न्यायवादी कवि नारी के प्रति इतना श्रद्धावान है उस समय तक। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ये चीजें समाज में डिस्कस होना शुरू हो गई थी पाश्चात्य सभ्यता के कारण, बर्ताव के कारण। महिला शिक्षा, नारी स्वतंत्रता, ये सारे के सारे मुद्दे जो है ना, समाज में धीरे 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 करके बातचीत का साधन बन रहे थे, सारे बहकावे थे। दरअसल समाज को तोड़ने के नाम पर, संस्कृति को तोड़ने के नाम पर, विकृत करने के नाम पर। क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अंग्रेज चाहते क्या थे? बल से इस देश पर राज नहीं किया जा सकता। अब अभी तो ये सारे लोग सो रहे हैं, सोते हुए लोगों को भी हम बल से राज नहीं कर सकते हैं, शक्ति से राज नहीं कर सकते। अगर ये जाग गए तो हमारी की स्थिति क्या बनेगी, वो हम सोच भी नहीं सकते। ये अंग्रेज अच्छी तरीके से जानते थे। जब तक ये सोए हैं तब तक राज कर लो, लेकिन जैसे ही जागे तो फिर उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। तो कैसे राज किया जाए? इनकी अस्मिता पर चोट करके, इनकी संस्कृति, सभ्यता और इनके व्यवहार को विकृत करके, उसे दो दर्जे का बना दो। दिमाग पर चोट करो, मन मस्तिष्क पर चोट करो, इनके इनके आंतरिक पक्ष को चोट करके हम राज कर सकते हैं, और उन्होंने यही किया। एक निबंध है 10th क्लास में, 10th में पहले चलता था आरबीएससी में, और सीबीएसई में वो अभी चलता है, याद नहीं आ रहा कौन सी, या तो 10th है या 12th क्लास में चलता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। उसमें भी यही बात साफ साफ झलकती है। ये मुद्दे जो थे वो समाज को बहकाने के लिए, समाज में एक जहर भरने के लिए इस्तेमाल किए गए। स्त्री को नहीं पढ़ना चाहिए, स्त्री को पढ़ना चाहिए, ये अभी तक हमारी समस्या थी ही नहीं। लेकिन इनको मुद्दा बनाया गया। जब कोई समस्या नहीं होती ना जीवन में, तो समस्या बनाई जाती। इनको बनाया गया, बना करके परोसा गया, ताकि हम लड़ सकें, ताकि हम अपने आप को ही बर्बाद कर सकें खुद, और हमारे जो शत्रु है उन्हें किसी प्रकार की शक्ति का प्रयोग नहीं करना पड़े। एक बड़ी अजीब सी है ना, एक पोस्ट मैंने कहीं पढ़ी थी पहले, अजीब तो क्या कहेंगे, लेकिन बड़ी रोचक थी वो। प्रभाष जोशी के बारे में किसी ने लिखा था, सिन्हा सिन्हा करके कोई पत्रकार थे, बड़े पत्रकार थे, उन्होंने लिखा था, भाषा को लेकर के टिप्पणी थी प्रभाष जोशी की। और सिन्हा साहब ने क्या किया, एक न्यूज बनाई और न्यूज में लिखा कि एक पति ने अपनी बीवी को पीटा, ऐसा हेडलाइन उन्होंने लिखी। पति ने अपनी बीवी को पीटा और वो पुलिस रिमांड पर है, ऐसा कुछ हेडलाइन थी। प्रभाष जोशी ने वो देखी, क्योंकि वो चीफ एडिटर थे, उन्होंने देखी और कहा कि इसमें सुधार करो, क्योंकि पति की बीवी नहीं होती, पति की पत्नी होती, बीवी तो शोहर की होती।
सिन्हा साहब ने यही चीज आगे चल करके अपने किसी परिचित के लिए इस्तेमाल कर ली। कैसे? उनके कोई मित्र थे और पति पत्नी का आपस में झगड़ा चल रहा था, वो जो है तलाक लेना चाहते थे। तो महिला ने कॉल किया उन्हें, जान पहचान थी उनकी, उनके दफ्तर में काम करते थे, तो फोन किया और कहा कि हमारे बीच ऐसी स्थितियां हैं और मैं तलाक लेना चाहती हूँ। तो सिन्हा साहब ने दिमाग लगाते हुए प्रभाष जोशी की उसी बात को जो है वहां पर इस्तेमाल किया और कहा कि तलाक लेना चाहती हो, क्या तुमने निकाह किया था? बोले निकाह नहीं किया। फिर तुम तलाक भी नहीं ले सकती। क्या तुमने मैरिज की थी ईसाई धर्म के अनुसार, रीति रिवाजों के अनुसार? तो बोले वो भी नहीं की थी, तो तुम डाइवोर्स भी नहीं ले सकते। तुमने क्या किया था? तो बोले हमने तो विवाह किया था। तो सिन्हा साहब कहते हैं कि विवाह किया है तो फिर तलाक जैसी कोई चीज या तलाक जैसा कोई शब्द है ही नहीं इस डिक्शनरी में। तो मतलब हिंदू रीति रिवाज से अगर कोई विवाह करता है तो उनके लिए तलाक जैसी कोई चीज ही नहीं है। हमारी जो सभ्यता संस्कृति थी उसमें ऐसी पाश्चात्य सभ्यता वाली जो अस्थिर चीजें थी उनका कोई स्थान था ही नहीं, लेकिन वो लाई गई। लिव इन रिलेशनशिप, डाइवोर्स, ये सारे ऐसे सिस्टम थे जो वेस्टर्न कल्चर से हमारे यहाँ पर पहुंचते हैं। विदेशी आक्रांताओं के प्रभाव के कारण हमारे समाज और सभ्यता का हिस्सा बनते हैं। बस इन्हीं चीजों से बचाने का प्रयास जो है छायावादी कवि करता है। इसलिए वो नारी को प्रकृति स्वरूपा मानता है, देवी स्वरूपा मानता है। वो कहता है कि दया, ममता, करुणा, ये सारे भावों की जननी तुम ही हो। पुरुष में भी आधी तुम हो, आधी आधा पुरुष है। इससे बड़ा जो है मोहक चित्रण उसके सौंदर्य का कैसे किया जा सकता। और एक और चीज, उन्होंने नारी और प्रकृति दोनों को सिमिलर माना है और ये कहा कि ये जब खतरनाक बनती है तो बड़ी भयंकर बन जाती है, विध्वंसकारी भी बनती है, और जब ये अपने इस मूल स्वरूप में होती है तब ये बड़ी सुंदर भी होती है। इसलिए मैं अगले पॉइंट पे आ रहा हूं। छायावादी कवियों के यहां पर प्रकृति का उन्मुक्त चित्रण है। किन रूपों में उन्मुक्त चित्रण है? बहुत सारे लोग तो ये बात ही कहते हैं कि छायावादी कवियों ने प्रकृति को ही श्रृंगारिक रूप दे दिया। वो खुद उससे प्रेम करने लग जाते हैं, प्रकृति से, प्रकृति में खो जाते हैं। विशेष करके पंत जैसे कवि, प्रसाद जैसे कवि, कामायनी के श्रद्धा और मनु को ले लीजिए, और ईड़ा को, या जब जब वो वापस उस पर्वत प्रदेश की यात्रा करती है तो देखिए प्रकृति का कितना सुंदर और मनोरम वर्णन जो है वहां प्रसाद करते हैं। ईड़ा जो कि बुद्धि है, बुद्धि का प्रतिनिधित्व पात्र है, जिसे कोई चीज इतनी जल्दी आकृष्ट नहीं कर सकती है जब तक कि उसमें उसका कुछ हित ना हो। बावजूद इसके ईड़ा जो है उस पर्वत प्रदेश के सौंदर्य में इतनी खो जाती है कि वो सब कुछ भूल जाती है अपना। सोचिए, बुद्धि भूल जाती है। प्रकृति का कितना सुंदर और उन्मुक्त चित्रण जो है छायावादी कवियों ने किया है। लेकिन प्रकृति के दोनों रूपों का चित्रण किया। एक वो रूप भी चित्रित किया है जब ये लोग बताते हैं कि प्रकृति सुंदर है, और प्रकृति के उस रूप का भी चित्रण किया है जब ये कवि बताते हैं कि प्रकृति सिर्फ सुंदर नहीं है, वो विध्वंसक भी है। यानी कि प्रकृति के भयानक और प्रकृति के सुरम्य सुंदर रूप का चित्रण भी किया है। जैसे कामायनी को ही ले लेते हैं। कामायनी की शुरुआत की पंक्ति,
मनु और श्रद्धा का मिलन होता ही क्यों है? क्योंकि प्रकृति रुष्ट हो गई है, अनबैलेंस्ड हो गई है। और जब प्रकृति अनबैलेंस्ड होती है, प्रकृति जब रुष्ट होती है, तो सब कुछ तबाह कर देती है। सृष्टि को तबाह कर दिया गया, फिर से सृजन करना। प्रकृति खुद अपना रूप नया बनाती है, और जब ये नया रूप बनता है, ये सुंदर रूप बनता है, इस सुंदर रूप के पीछे कारण क्या है? प्रकृति का विध्वंस, प्रकृति का भयानक रूप, उस प्रकृति का विध्वंसक रूप। ऊपर जल था, नीचे थल था। प्रकृति, ये जो कामायनी का जो शुरुआत की पंक्तियां हैं, उसमें आप देखेंगे कि प्रकृति का भयानक रूप को किस तरीके से प्रसाद चित्रित करते हैं। एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह, प्रलय के उस प्रवाह को वो देख रहा है जो बड़ा भयंकर है, बड़ा डरावना है, रोंगटे खड़े कर देने वाला। उस रूप में भी चित्रित किया, एक जगह नहीं, बार बार चित्रित किया। मैं अभी आगे चल करके आपको उसके बारे में डिटेल से बताने वाला हूं। तो श्रृंगारिकता प्रकृति के साथ में है यहाँ पर, और इसको हम तीन रूपों में देख सकते हैं। छायावादी कवियों की श्रृंगारिकता और उसके उन्मुक्त प्रकृति चित्रण को। पहला रूप क्या है? नारी सौंदर्य और प्रकृति चित्रण। क्योंकि मैंने क्या बताया थोड़ी देर पहले, प्रकृति इज इक्वल टू नारी। नारी प्रकृति में कोई अंतर उन्हें दिखाई नहीं देता है, कोई सृष्टि के दोनों ही संचालक तत्व है। प्रकृति के सौंदर्य और प्रेम की अभिव्यंजना। प्रेम का मूल स्रोत क्या है? ये प्रकृति ही है। और क्यों होता है प्रकृति से प्रेम? क्योंकि वो सुंदर है। स्त्री को प्रकृति की उपमा दी है। स्त्री से भी प्रेम क्यों है? क्योंकि वो सुंदर है। सुंदर किस रूप में है? उसका बाह्य स्वरूप सुंदर है, और इस कारण हमें प्रेम होता है। इसके बिल्कुल खिलाफ है। जैसे रीतिकाल के कवि नायिका के बाह्य सौंदर्य को महत्व देते हुए कहते थे कि वो अगर सुंदर है तो इसका कारण क्या है? उसकी देह सुंदर है, देहाकृति सुंदर है इसलिए वो सुंदर है। नहीं, छायावादी कवियों के अनुसार उसकी देहाकृति के सुंदर होने असुंदर होने, किसी रंग रूप वर्ण व्यवस्था के होने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस स्त्री की प्रकृति कैसी है? प्रकृति का मतलब समझे आप? नेचर। हम कहते हैं ना, ये इंसान बाई नेचर तो बहुत अच्छा है, दिखने में तो ऐसा नहीं है, लेकिन बाई नेचर बहुत अच्छा है। कई बार हम ऐसा शब्द इस्तेमाल करते हैं, विशेष करके कलाम के संदर्भ में हम बात करते हैं। प्रूफ है, लेकिन नेचर बहुत तगड़ा है। नेचर का मतलब क्या है? भीतरी तत्व। स्त्री को प्रकृति मानने के पीछे का कारण भी क्या है? कि उसका नेचर, प्रकृति उसकी आंतरिक शक्तियां, की आंतरिक व्यूह रचना व्यवस्था कैसी है? वो इस प्रकृति रूपी मां की जैसी है। वो संरक्षण करती है, वो पालन करती है, वो जन्म देती है, सब कुछ करती है। वो जीवन, पूरा जीवन जो है उसी के आसपास रचा जाता है। तो प्रेम भी कैसा है? उथला प्रेम नहीं है, छिछला प्रेम नहीं है, आंतरिक प्रेम है, प्रकृति प्रेम है। स्त्री के प्रकृति प्राकृतिक तत्वों से प्रेम है, कि दया ममता प्रेम, इससे प्रेम है। और जब यहां तक पहुंच जाते हैं तो जनरल सी बात है, वो कैसा प्रेम बन जाता है? अलौकिक प्रेम बन जाता है, में रहस्यवाद स्थान बनाता है। हम लौकिक लोग तो क्या समझेंगे? जैसे हम फिल्मों में देखते हैं ना, हीरो को हीरोइन पसंद आई, हीरोइन को हीरो पसंद आया, रीजन क्या है? दोनों सुंदर है, दोनों के पास खूब लग्जरियस लाइफ है, दोनों के पास गाड़ी घोड़ा बंगला नौकर चाकर धन दौलत सब कुछ है। इसलिए जो है हीरो को हीरोइन पसंद हो जाती है, और हीरोइन को हीरो पसंद आ जाता है। यह है लौकिक रूप। अलौकिक रूप क्या है? कुछ नहीं है उसके पास, फिर भी वो उसमें खोया रहता है। कुछ नहीं होने का मतलब क्या? बाहरी तौर पर न रूप अच्छा है, न रंग अच्छा है,
ना उसके पास वो लग्जरियस लाइफ है, लेकिन फिर भी वो उससे प्रेम करता है। इसका मतलब क्या है? वो उसके आंतरिक तत्वों से प्रेम करता है, वो उसके प्राकृतिक स्वरूप से प्रेम करता है, वो उसके नेचर से प्रेम करता है। और जब ये इस तरीके का प्रेम होता है ना, तब हम कहते हैं ये तो अलौकिक है। ऐसा तो भगवान श्री कृष्ण ने किया था, मन उससे किया था, उससे किया था, वो किया था, फलाने ने किया था। फिर जब अलौकिकता आती है तो रहस्यवाद आना लाजमी है। सिंपल सी चीज है। इस बात को समझे कि नहीं, ये तीनों चीजें जो है ना, तीनों रूप, उन्मुक्त प्रकृति चित्रण छायावाद का जो है, इसके तीनों रूप आपस में एक दूसरे से गुंथे हुए हैं। कोई डाउट है अभी? नो सर। छायावादी काव्य में प्रकृति पर चेतना का आरोप किया गया है। और चारों कवि, प्रसाद पंत, निराला, महादेव वर्मा, इनके काव्य में प्रकृति के प्रति सौंदर्य और प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। चेतना का मतलब क्या है? कि प्रकृति सब कुछ देखती है, समझती है, सहन करती है, सब कुछ वो जो है एक सजीव रूप में है। उसे जड़ पदार्थ के रूप में नहीं देखा है। पहाड़ को ही दुर्गा बना दिया। पहाड़ प्रकृति है, पहाड़ को ही दुर्गा बना दिया, पहाड़ को ही देवता बना दिया, पहाड़ को ही इंसान का रूप दे दिया। ये है प्रकृति का चेतन स्वरूप। वो सब कुछ समझती है, वो सब कुछ जानती है। आपका जो एक्शन होगा उसका रिएक्शन वो करना जानती है। इसलिए सोच समझ के उसके साथ कुछ भी करना। जिस जगह की प्रकृति सही होती है, उस जगह का सब कुछ सही होता है। और जिस जगह की प्रकृति गलत होती है, जिस जगह की प्रकृति में बैलेंस नहीं होता है, वहां सब कुछ गड़बड़ होता है। इसलिए आप देखते होंगे, जैसे अभी ये सिचुएशन देखिए, कोविड, क्या रीजन रहे इसके पीछे मूल में? एक इंसान को कुछ खाना था, वो ऐसा खाना था जो सामान्य तौर पर जो इंसानों का खाना होता है उससे भिन्न था। वो भिन्न खाने के चक्कर में एक इंसान के कारण पूरी दुनिया जो है उसका परिणाम भुगत रही है। ऐसी एक चीज नहीं, ऐसी हजारों चीजें हैं। अमेरिकन्स को धन चाहिए बहुत ज्यादा, इसलिए वो संसाधनों का जो प्रकृति में मौजूद है उसका मैक्सिमम दोहन करना चाहते हैं। और उसका परिणाम दुनिया भुगत रही है, ग्लोबल वार्मिंग के रूप में, अम्लीय वर्षा के रूप में, तापमान में वृद्धि के रूप में, बहुत सारी चीजों के रूप में। प्रकृति के चेतन स्वरूप का वर्णन छायावादी कवि करते हैं। वो कहते हैं कि वो सब कुछ देख रही है, समझ रही है। जैसे रावण का, राम की शक्ति पूजा देखिए, उस कविता के संदर्भ में बात कर लेते हैं, कामायनी के संदर्भ में बात कर लेते हैं, निराला की तुलसीदास रचना के संदर्भ में बात कर लेते हैं। सब जगह छायावादी कवियों में ये कहा गया कि आप जो प्रकृति के साथ करेंगे ना, प्रकृति बिल्कुल वैसा ही आपके साथ करेगी। रावण ने बुरा किया, प्रकृति ने रावण के साथ बुरा किया। राम ने सही किया तो प्रकृति ने राम का साथ भी दिया। प्रकृति है कौन? प्रकृति है स्त्री। स्त्री का तत्व कह सकते हैं उसको। प्रकृति को स्त्री का तत्व कह सकते हैं, स्त्री को प्रकृति का तत्व कह सकते हैं। प्रकृति का नारी रूप में चित्रण किया है। उनका श्रृंगारिक चित्रण जो है वो रीतिकालीन कवियों के जैसा नहीं है, बल्कि उसमें सात्विकता है। हाँ, कुछ लोगों को हो सकता है कि लगे कि हाँ ये नहीं है ऐसा। प्रकृति के दोनों दोनों रूपों का चित्रण किया है। जब वो सूक्ष्मता में पहुंचते हैं ना, कई बार कुछ लोगों को जो कि उथला सोचते हैं, उन्हें वहां पर अश्लीलता की जगह अश्लीलता नजर आती है। वो उनकी नजर का दोष है, उनकी सोच का दोष है। इन कवियों ने प्रकृति के सुंदर और डरावने दोनों रूपों को दिखाया है। जैसे कमायनी का कमायनी का शुरुआती पक्ष देख लीजिए और कमायनी का अंतिम पक्ष देखिए, 7 दिन का अंतर आपको नजर आएगा।
वो जानते हैं कि प्रकृति संतुलित है तो पूरी दुनिया में सब कुछ सुंदर है, सब कुछ संतुलित है। और प्रकृति के साथ में आपने कुछ खिलवाड़ किया तो वो इतना भयंकर और विध्वंसक रूप दिखाएगी कि फिर आप जिंदा रह ही नहीं पाओगे। इसी वजह से प्रकृति के प्रतिध्वनन सिद्धांत को रेखांकित करते हुए बात करते हैं। प्रतिध्वनन का मतलब क्या होता है? या तो आप इसको रिएक्शन से समझ सकते हैं या इको से समझ सकते हैं। पहाड़ में हम जैसा चिल्लाते हैं ना, वैसी आवाज हमें वापस से सुनाई देती है। यह है प्रतिध्वनन। जैसे प्रसाद लिखते हैं, लोगों ने इस प्रकृति को जीतना चाहा लेकिन प्रकृति दुर्जयी रही, किंतु प्रकृति रही दुर्जयी। मतलब कि इसे कोई जीत नहीं सकता है। के साथ जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल भुगतना पड़ेगा। निराला की राम की शक्ति पूजा की एक पंक्ति उठा के देख लीजिए। जब राम जो है पूरी तरीके से अपने ही विचारों से त्रस्त है कि क्या करूं मैं, कैसे शक्ति की आराधना करूं और कैसे शक्ति को अपने पक्ष में करूं, कोई नहीं कर सकता क्योंकि शक्ति दुर्जयी रही है, प्रकृति दुर्जयी रही है। तो मैं कैसे उसको अपने बस में करूं? बस में नहीं कर सकते हम। जब तक बैलेंस है तब तक वो बस में है, लेकिन जैसे ही अनबैलेंस्ड हुआ, प्रकृति का संतुलन बिगड़ा, वो गया काम से। संतुलन बिगाड़ दिया। एक तरफ बहुत ज्यादा पाप है, दूसरी तरफ धर्म है। धर्म अधर्म का जो संतुलन था वो बिगड़ गया है, उसकी प्रकृति बिगड़ गई। राम की स्थितियां भी देखिए, वो भी व्यथित है, वो भी दुखी है, वो भी कुछ न करने की स्थिति में है, कुछ न कर सकने की स्थिति में है। अमा निशा उगलता गगन घन अंधकार, हो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध। दिशाओं का ज्ञान तक रुक गया है, पता नहीं चल रहा किधर कौन सी दिशा है, ज्ञान बाधित है। अंधकार जो है वो उगल रहा है आकाश चारों तरफ से, पूरी कालिकामय रात्रि हो रही है, अमावस्या की रात्रि की तरह। अप्रतिहत गूंज रहा अम्बुधि अपार। पीछे की तरफ समुद्र जो है वो भी तीखे मार मार के गूंज रहा है। माहौल भयानक बन गया, डरावना बन गया। क्यों? क्योंकि प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया है हमने। साफ तौर पर यह है कि ये कवि ये कहना चाहते हैं कि अगर आप प्रकृति के साथ बुरा व्यवहार करेंगे तो वो भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगी। इसलिए आप जो है सही संतुलित व्यवहार कीजिए प्रकृति के। छोड़ ध्रुवों की, ये उन्मुक्त चित्रण है प्रकृति का, सौंदर्यमयी चित्रण है। छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, छोड़ प्रकृति से भी माया, पाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। ये पंत का चित्रण है प्रकृति के लिए। नायिका से भी ज्यादा सुंदर किसको मान रहा है कवि? प्रकृति को। मैं इन ध्रुवों की मृदु छाया छोड़ करके और प्रकृति से नाता तोड़ करके तेरे तेरे बाल जाल में कैसे अपने लोचन उलझा दूं। मेरी आंखें सिर्फ तुम्हें देखती रही, ये कैसे संभव है जबकि चारों तरफ तुमसे भी ज्यादा सुंदर प्रकृति मौजूद है। मेरी आंखें पहले प्रकृति का अन्वेषण करेगी, उसकी सुंदरता का पान करेगी, उसके बाद तुम्हारा नंबर है। बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। मैं नहीं कर सकता, प्रकृति की सुंदरता की उपेक्षा नहीं कर सकता। ये पंत की पंक्तियां हैं। तो इस तरीके से प्रकृति का तीन रूप से चित्रण किया गया है, तीन प्रकार का चित्रण है और वो सब गुंथा हुआ है, आपस में मिला जुला है। और प्रकृति के सुंदर और डरावने दोनों पक्षों को दिखाया है कि अगर आप उसके साथ संतुलन बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो निसंदेह वो भी आपके साथ वैसा ही करेगी। भले ही वो चाहे राम हो, अविनायक, भले ही वो मनु हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता है। प्रकृति के उन्मुक्त चित्रण और वात्सल्यमयी चित्रण के कारण, इतना सुंदर चित्रण करने के कारण पंत की तुलना जो है वेस्टर्न कवि वर्ड्सवर्थ के साथ की गई है। पंत को हिंदी का वर्ड्सवर्थ कहा जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको पेपर के लिहाज से याद रखनी है। पंत को
हिंदी का वर्ड्सवर्थ कहा जाता है। वर्ड्सवर्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रकृति के सुंदर चित्रण के लिए वो जाने जाते हैं। वर्ड्सवर्थ भी जाने जाते हैं, पंत भी जाने जाते हैं। प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। क्लियर? यस यहां सर। तक कोई समस्या किसी को? नहीं सर। कुछ उदाहरण और देख लेते हैं। पंत का ही उदाहरण है कि कैसे उन्मुक्त चित्रण है उनके यहाँ प्रकृति का। सरकाती पट, इसकाती लट। और याद ध्यान रखना, प्रकृति को मानवी के रूप में चित्रित किया है। मैंने पहले भी आपको बताया, छायावाद में आकर के मानवीकरण जैसे अलंकार जो है वो स्थान बनाते हैं। आगे चल करके हम जब इसकी भाषाई विशेषताएं पढ़ेंगे तब जरूर इसको अंडरलाइन करेंगे। मानवी के रूप में चित्रित किया है। चेतनता का आरोप लगाया है कि वो सब कुछ देखती है, समझती है, महसूस करती है। हर तरीके से वो जो है एक इंसान की तरह है। वो सरकाती पट, खिसकाती लट, शर्माती झट, वह नमित दृष्टि से देख उरोजों के युग घट। एक नवयुवती की तरह उसका चित्रण किया है पंत ने। एक और उदाहरण देखिए, पंथ ही है यहाँ पर भी। कौन तुम रूप सी कौन, व्योम से उतर रही चुपचाप, छिपी निज माया में छवि आप, सुनहला फैला केस कलाप, मंत्र मधुर मृदु मौन। आज का चित्रण समझ नहीं पाता है कि तुम्हारी क्या लीला, क्या है ये, तुम हो कौन जो आकाश से चुपचाप उतर रही हो और इतनी लीलावान हो, इतनी मायावान हो कि मैं अपने आप को इस प्रपंच से बाहर नहीं निकाल पा रहा। मंत्र मधुर मृदु मौन, मौन की तरह हो तुम। पंत ही लिखते हैं, प्रथम रश्मि का आना रंगिनी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी, पाया तूने यह गाना। तुम इतनी सुंदर और इतनी समृद्ध हो कैसे, का कारण बताओ मुझे। इसका चित्रण किया जा रहा है प्रकृति का। इस रूप में, उन्मुक्त रूप में, उसे चेतनता के रूप में देखता है कवि। जीवन का एक अंग अंग के रूप में देखता है। वो जानना चाहता है कि तुम्हारा ये जो विस्तार है, तुम्हारा ये जो गहनपन है, तुम कितनी गहरी हो, मैं उसके ठहराव तक जाना चाहता हूँ। तुम्हें जो है ठीक भली भांति तरीके से समझना चाहता हूँ, लेकिन असमर्थता ये है कि व्यक्ति कभी भी प्रकृति को नहीं समझ सकता गहरे से। अगर समझ ले तो फिर सारी समस्याओं का समाधान मिल जाता है उसे, इसलिए वो कभी समझ नहीं सकता। प्रकृति खुद अपने आप को नहीं समझ सकती।